अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स और लर्नर्स। मैं इससे पहले कि अपने आज के टॉपिक पे चलूं, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो सेंट्रियोज के अबाउट था, सेंट्रियोज के मतलब था, और मैंने सेंट्रियोज को डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि 9 ग्रुप होते हैं और हर एक ग्रुप जो है वो ट्रिपलेट कहलाता है। उसमें 3 होते हैं और वो तीनों, उनको ए बी सी के नाम से कहा गया, जबकि ए जो है वो कंप्लीट था, बी और सी इनकम्प्लीट जो कि सी शेप थे। और फिर ये भी कहा कि उन जो ट्रिपलेट है उसमें एक ट्रिपलेट का जो ए है यूनिट, वो दूसरे ट्रिपलेट की सी के साथ लिंकर के जरिए जुड़ा हुआ है, और वो लिंकर जो कि उसकी टोटल लेंथ तक रन करती है उस तक जुड़ा हुआ है। और ये एनिमल सेल्स में पाए जाते, जहां पे ये माइटोटिक स्पिंडल बनाने में इन्वॉल्व हैं। बहरहाल फिर मैंने उसके फंक्शंस के मतलब बात की, और ये इसके बाद अब मैं अगले टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पे जाफर बायोलॉजी पे नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन मुयसर आ सके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के माइंड में भी आता होगा, कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता होगा, मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा होगा। तो वो क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या कुछ ऑर्गेनेलिज या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं वो एनिमल सेल में मौजूद हैं मगर प्लांट के सेल में मौजूद नहीं, और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि प्लांट के सेल में मौजूद हैं मगर एनिमल सेल में मौजूद नहीं। अब वो मौजूद नहीं है वो तो एक बात है, खत्म हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन जहन में आता है कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। अगर प्लांट सेल में है तो एनिमल सेल में क्यों नहीं, अगर एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में क्यों नहीं है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमनली माइंड में पैदा होता है। तो मेरा आज का जो लेक्चर है वो इसी क्वेश्चन पे है कि जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं मगर एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, बैक्टीरियाज में भी पाई जाती है, एल्गी में भी पाई जाती है, मगर वो के एनिमल सेल में नहीं है। और क्यों नहीं है? उसके बाद सेंट्रियोज और लाइसोसोम जो हैं वो पाए जाते हैं एनिमल सेल में। कुछ बुक्स ये लिखती हैं कि वो प्लांट सेल में एब्सेंट हैं, कुछ कहते हैं कि मौजूद हैं। बहरहाल एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो मैं इस पे आज का लेक्चर देने जा रहा हूं। तो इसके लेक्चर मजीद में बात करने से पहले मैं इसको पोर्शन में डिवाइड किया है, और पहला पोर्शन मेरा क्या है, लाइसोसोम है। हम जानते हैं कि लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम जो है वो क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि पाई जाती है किस में, एनिमल सेल में, और जो कि पैदा होती है कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्गी बॉडी से प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। और इस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में, इस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में एंजाइम्स मौजूद होते हैं
लाइसोसोमल एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो लाइसोसोमल एंजाइम जो हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी हैं, वो हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, वो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स भी हैं, वो लाइपेजेस भी हैं। और अगर ये एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम में मौजूद होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना करें या उनमें कोई म्यूटेशन आ जाए, एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाए और वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए किसी भी वजह से, तो वो क्या होता है, जो अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाएंगे तो उनकी वजह से डिजीजेस हो जाती हैं, एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। जैसा कि टे-साइसिस डिजीज जो है इसकी एक एग्जांपल है। मगर ये कि मैं अब ये कह रहा हूं कि लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसमें एंजाइम्स पड़े हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद हैं। ये एनिमल सेल में मौजूद है, क्या प्लांट सेल में मौजूद नहीं, और अगर है तो किस सूरत में है। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये प्लांट सेल में लाइसोसोम मौजूद नहीं है, जबकि कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि लाइसोसोम बजाते खुद तो मौजूद नहीं है मगर इसके एंजाइम्स मौजूद हैं। वो एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम में मौजूद होते हैं वैसे एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और शायद इनकी वजह से वो किसी और स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, तो इसलिए बकायदा एक लाइसोसोम मौजूद नहीं है। लेकिन वो साइंटिस्ट जिन स्ट्रक्चर्स में एंजाइम मौजूद हैं उनको वो लाइसोसोम का नाम भी देते हैं। जैसा कि 1972 में गान ने क्या कहा, इसने कहा कि लाइसोसोम जो है, प्लांट के लाइसोसोम जो है वो एक वैक्यूलर स्ट्रक्चर की तरह के हैं जो कि स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं और उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। वैक्यूल जो कि स्टोरेज ग्रेन्यूल के नाम से जाना जाता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से इसने इसको, इन वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स को प्लांट के लाइसोसोम्स का नाम दिया। प्लांट के लाइसोसोम्स का नाम दिया उनको। अब इसके बाद इसके अलावा और कौन साइंटिस्ट है, मैटाइल ने 1969 में ये कहा कि प्लांट के जो वैक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसने क्या कहा कि प्लांट के जो वैक्यूल्स हैं उसको क्या इसने कहा कि ये प्लांट के लाइसोसोम्स हैं, ये वही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एनिमल सेल में लाइसोसोमल एंजाइम्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हैं वही फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो एंजाइम्स हैं जिन स्ट्रक्चर्स में पाए गए हैं प्लांट के अंदर, जिस स्ट्रक्चर में पाए गए हैं वो स्ट्रक्चर उनके मुतालिक जो उनकी टाइप्स बयान की 1975 में मैटाइल ने बयान की। 1975 में इसने कहा कि पहली बात की कि ये एंजाइम जो लाइसोसोमल एंजाइम जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं वो यहाँ पे प्लांट में वैक्यूल्स में पाए जाते हैं, मगर कैसे। इन्होंने कहा कि कुछ स्मॉलर वैक्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं और उनके मिलने की वजह से लार्ज वैक्यूल बनता है। उस लार्ज वैक्यूल को प्रो वैक्यूल के नाम से जाना जाता है। प्लांट में हम जानते हैं कि सेंट्रल वैक्यूल भी बड़ा सारा होता है, जो कि एनिमल सेल में सेंट्रल जो है वो वैक्यूल एब्सेंट होता है। अब इसने क्या कहा कि स्मॉलर वैक्यूल जो है वो मिलते हैं, एक लार्जर वैक्यूल बनता है। उस लार्जर वैक्यूल को प्रो वैक्यूल का नाम दिया मैटाइल ने 1975 में प्रो वैक्यूल का नाम दिया। उसने कहा कि प्रो वैक्यूल जो है ये गोल्जी बॉडीज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव हुआ है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से अराइज हुआ है। कौन, प्रो वैक्यूल। और इस प्रो वैक्यूल को क्या है, इसमें क्या चीज पाई जाती है, इसने कहा कि इस प्रो वैक्यूल में हाइड्रोलेसिस एंजाइम मौजूद है। इसमें कौन से एंजाइम मौजूद हैं, इस प्रो वैक्यूल में हाइड्रोलेसिस एंजाइम मौजूद हैं। अब इसने कहा मैटाइल ने हाइड्रोलेसिस एंजाइम मौजूद है वैक्यूल के अंदर,
और उसी तरह के एंजाइम जो कि लाइसोसोम के अंदर, एनिमल सेल के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम में पाए जाते हैं, और वही एक्टिविटी ये यहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं। अब आगे स्वानसन एंड वेबस्टर, स्वानसन एंड वेबस्टर ने 1989 में, स्वानसन और वेबस्टर ने 1989 में कहा, इन्होंने ये कहा कि जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्टिड्स पाए जाते हैं या माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं, इनकी तादाद बढ़ जाती है सेल के अंदर, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज हैं, और जब इनकी तादाद बढ़ जाती है और इनकी तादाद को कम किया जाता है, और वो तादाद कैसे कम होती है, वो इनकी तादाद लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से कम होती है, क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम जो हैं वो रिलीज होते हैं और एक्स्ट्रा जो मौजूद हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल के अंदर की बात कर रहा हूं, एनिमल सेल के अंदर वो लाइसोसोमल एंजाइम जो है रिलीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब अगर प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्टिड्स पाए जाते हैं और वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी हैं, वो अगर अपनी तादाद बढ़ाते हैं और बाद में एक वक्त में उनकी तादाद को कम करना होता है, तो उनकी तादाद को कम करने के लिए, चूंकि कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उनमें लाइसोसोम तो है नहीं, तो फिर वो कैसे करेंगे, उनकी तादाद कैसे कम होगी, तो 1989 में ये स्वानसन और वेबस्टर ने कहा कि वही काम जो वैक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम कर रहे हैं, वही काम लाइसोसोम जो कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम भी कर रहे हैं। वो एनिमल सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया की एक्स्ट्रा तादाद को ऑटोफेगी के जरिए उनको डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे वैक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स जो एक्स्ट्रा तादाद है वो क्लोरोप्लास्टिड्स की, उनको क्या करते हैं, ऑटोफेगी के जरिए डाइजेस्ट करते हैं। तो ये स्वानसन कहता है कि यहाँ पे ये वैक्यूल में पाए जाने वाले एंजाइम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे वो लाइसोसोम में परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ साइंटिस्ट इन वैक्यूल्स को वैक्यूलर लाइसोसोम या प्लांट लाइसोसोम के नाम से भी पुकारते हैं। और कुछ ये कहते हैं चूंकि यहाँ पे वैक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि वो मुतलका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए अलग से लाइसोसोम की जरूरत मौजूद ना थी प्लांट के अंदर। बाहर दोनों सूरतों में मुतलका एंजाइम मौजूद हैं जिनको यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करना है, वो वैक्यूल के अंदर भी मौजूद हूं लेकिन मौजूद है। अब दूसरी कंडीशन में स्फेरोसोम, स्फेरोसोम के मतलब बात की जाती है कि ये भी लाइसोसोम की तरह हैं। अब कैसे हैं, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो उनके स्टैंड के एंड पे वो इकट्ठे हो जाते हैं और उनके गिर्द एक वैक्यूलर स्ट्रक्चर, उनके गिर्द एक मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड पे एक आयरन ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठा होता है, उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है और फिर वो मजीद प्रोसेसिंग के लिए कहाँ पे जाता है, गोल्जी बॉडीज में जाता है। और ये कहा जाता है कि वो जब बनता है तो उसे प्रोस्फेरोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? प्रोस्फेरोसोम कहा जाता है कि इब्तदाई स्टेज पे जो स्फेरोसोम है उसकी बात की जा रही है, प्रोस्फेरोसोम कहा जाता है। फिर उसके बाद वो मैच्योरिटी होती है उसकी जनाब गोल्जी बॉडीज में। लेकिन इसका बेसिक फंक्शन स्फेरोसोम का वो क्या कहते हैं, इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये लिपिड्स को स्टोर करता है और लिपिड्स को जो है वो सिंथेसाइज करता है। स्फेरोसोम का काम क्या है, लिपिड्स को क्या करना है, स्टोर करना है और लिपिड को सिंथेसाइज करना है। लेकिन इसके मुतालिक जो है वो किसने बताया, मेटाइल ने 1968 में और स्पैचैगर ने 1969 में, दोनों ने 1968 में 1969 में मेटाइल ने मेज रूट टिप्स को लिया, किसको, मेज की रूट टिप्स को लिया, और दूसरे ने 1969 में टोबैको का एंडोस्पर्म जो है उसको लिया और इन दोनों में उसने क्या देखा, स्फेरोसोम पाए गए हैं। और ये स्फेरोसोम पाए तो जाते हैं लेकिन इन दोनों में उसने कुछ खास एक्टिविटी देखी, टोबैको में एंड मेज की रूट टिप्स में। इसलिए कहा कि इन स्फेरोसोम में क्या पाए जाते थे,
हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते थे। वही स्फेरोसोम जिसका फंक्शन बेसिक फंक्शन लिपिड को स्टोर करना और लिपिड को सिंथेसाइज करना था, यहाँ पे मेज में और टोबैको में ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखते थे जिनकी एक्टिविटी वही थी जिस तरह की मैं पहले आपको बता चुका हूँ जो लाइसोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की थी। अब क्या है कि तीसरे नंबर पे एग्जाम्पल बताएंगे एलियोरन ग्रेन जो है, ये एलियोरन ग्रेन क्या है, ये प्रोटीन बॉडीज हैं और इनका काम क्या है, ये स्टोरेज पार्टिकल्स हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म में और कॉटिलेडन्स ऑफ सीड, जो सीड के कॉटिलेडन्स हैं उनमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये क्या कहता है कि ये सीड्स की जो लेटर स्टेजेस हैं उनमें ये पाए जाते हैं, जो लेटर स्टेजेस हैं सीड के उनमें पाए जाते हैं। मगर जब वो सीड जर्मिनेशन करने लगता है, जर्मिनेट करने लगता है, वो वहां पे जो है वो एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है, जैसे वो सीड जर्मिनेशन की तरफ जाता है तो उस वक्त ये क्या करता है, डिसअपीयर हो जाते हैं प्रोटीन के ग्रेन्यूल। मगर आपको एग्जांपल उसमें मिटाइल 1968 में इसके मतलब कहा, लेकिन किसके मतलब पी सीड जो है वो मटर के बीज की के लिए उसने कहा कि इसमें जो एलियोरन ग्रेन है इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं और उनके पास प्रोटिएजेस एंजाइम हैं, उनके पास फॉस्फेटेजेस एंजाइम हैं। तो ये वो एंजाइम हैं इन एलियोरन ग्रेन्स के अंदर जो कि एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिस तरह के लाइसोसोम के अंदर मौजूद यही तरह के इसी तरह के एंजाइम अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो वो ये कहता है कि ये एलियोरन ग्रेन जो है ये भी प्लांट का लाइसोसोम है। बाहर ये तीन एग्जांपल्स बताएं, तीन टाइप्स बताएं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि लाइसोसोम एंजाइम में नहीं, लाइसोसोमल एंजाइम नहीं पाए जाते, क्योंकि लाइसोसोम तो होता भी है कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो मगर वही एंजाइम मौजूद है किसी न किसी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर जो कि वो लाइसोसोम के एंजाइम स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो या वैक्यूल के अंदर जो या फिर स्फेरोसोम के अंदर या एलियोरन ग्रेन के अंदर वो पाए जा रहे हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट इनको जो है वो प्लांट के लाइसोसोम्स कहते हैं, एलियोरन ग्रेन को, वैक्यूल को जिनमें एंजाइम पाए जाते हैं या फिर स्फेरोसोम को, इनको प्लांट के लाइसोसोम्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको जो है वो इसके मतलब रेफरेंस भी दिया है मेटाइल वगैरह का, तो समानसन वगैरह का, कि कुछ लोग ये साइंटिस्ट जो हैं इनको प्लांट लाइसोसोम कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाकायदा तौर पर लाइसोसोम मौजूद नहीं है, जो है वो जिस तरह के एनिमल सेल में मौजूद है। तो अगर वो इसमें लाइसोसोम मौजूद नहीं है तो मगर यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अगर वो मौजूद नहीं है तो इसलिए भी क्योंकि उनके एंजाइम यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए अलग से किसी लाइसोसोम की जरूरत नहीं थी। अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं और वो क्या है, सेंट्रियोल है कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में मौजूद है मगर प्लांट सेल में क्यों मौजूद नहीं है क्योंकि एनिमल सेल में ये मौजूद है तो वहां पे फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एनिमल सेल के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या तो ये बेसल बॉडीज बना रहे हैं और इनके साथ क्या है, फिलामेंट्स या सीलिया जो है वो, फ्लैजेला या सीलिया जो है वो अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर या फिर ये सीलिया और फ्लैजेला के साथ अटैच होकर बेसल बॉडीज उनकी बना रहे हैं, या फिर ये क्या करते हैं कि ये जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, प्रोफेज और मेटाफेज में जाता है, तो ये वहां पे सेंट्रियोल्स दो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद वहां पे जो है माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनसे अराइज होते हैं। कुछ जो है वो सेंट्रोमियर पे जाते हैं क्रोमोसोम्स के, और कुछ जो है वैसे पड़े रहते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। तो ये टोटल माइटोटिक स्पिंडल्स बनाते हैं जो कि जो है वो माइटोसिस में या मेयोसिस में सेल की डिवीजन के उसके कैरियोकिनेसिस में उसके मेटाफेज जो है वो मकाम पे, उस मकाम पे ये क्या करते हैं, उन क्रोमोसोम्स को ये अलग करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। इनकी कंट्रैक्शन की वजह से वो क्रोमोसोम एक पोल की तरफ आता है, दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। लेकिन प्लांट में भी तो होती है ना, प्लांट में भी तो माइटोसिस होती है, प्लांट में भी मेयोसिस होती है, यहाँ पे भी तो जरूरत थी ना फिर सेंट्रियोल की। ये काम अगर ये माइटोटिक स्पिंडल बनाने का कर रहा है तो यहाँ पे भी जरूरत थी, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये काम माइक्रोट्यूब्यूल्स कर रही हैं, वही माइक्रोट्यूब्यूल्स वही काम कर रही हैं जो कि स्पिंडल्स का सेंट्रियोल्स कर रहे हैं एनिमल सेल में। तो ये कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स ये फंक्शन वही परफॉर्म कर रहे हैं जो सेंट्रियोल्स वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रियोल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्लोरोप्लास्टिड्स का है।
कि क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये प्लांट के सेल में मौजूद हैं मगर एनिमल के सेल में ये मौजूद नहीं है। अब प्लांट पहले ही बात करें कि प्लांट के सेल में ये मौजूद है तो कर क्या रहे हैं, ये प्लांट के सेल में मौजूद है, इनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम ये सन की लाइट को अब्जॉर्ब करता है और उस सोलर एनर्जी को जो अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करने के बाद ये उस सोलर एनर्जी को क्या कर रहा है, ये उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन करवाता है, लाइट रिएक्शन करवाता है और उस लाइट रिएक्शन में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज पैदा होता है। अब ग्लूकोज पैदा प्लांट क्यों करता है, ग्लूकोज इसलिए पैदा करता है ताकि उससे एटीपी हासिल की जा सके और एटीपी के जरिए वो एनर्जी, क्योंकि एटीपी ये एनर्जी का पैकेट है और उससे एनर्जी हासिल की जा सके ताकि प्लांट जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को खुद पैदा करता है ताकि उसकी एनर्जी हासिल कर सके, इसलिए तो ऑटोट्रॉफ कहलाता है। जबकि एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल हेटेरोट्रॉफ है, वो अपनी एनर्जी खुद पैदा नहीं करता, वो अपनी एनर्जी के हसूल के लिए वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हसूल के लिए वो जो है वो इन्हिसार करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, वो एनर्जी के हसूल के लिए वो प्लांट पे भी इन्हिसार करता है, प्लांट्स पे भी इन्हिसार करता है, वो दूसरे एनिमल्स पे भी इन्हिसार करता है। ठीक है, चूंकि वो अब एक तरफ हेटेरोट्रॉफ है, वो अपनी एनर्जी पैदा नहीं कर रहा, इन्हिसार दूसरों पे कर रहा है, तो इसलिए उसको जो है वो जरूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद नहीं होते, क्योंकि अगर इसमें फोटोसिंथेसिस एनिमल ने भी करना होती और इन्होंने भी क्या है कि करना होती, उसका नाम क्या, फोटोसिंथेसिस करना होता, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पैदा करना होता, तो इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होते, लेकिन इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है और ये क्या है हेटेरोट्रॉफ है और अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी की जो जरूरियात है वो पूरा करने के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इन्हिसार करते हैं। अब चौथा पॉइंट है सेल वॉल का। सेल वॉल ये कहा जाता है कि सेल वॉल प्लांट के सेल में पाई जाती है, एल्गी के सेल में पाई जाती है, ये बैक्टीरिया के सेल में पाई जाती है, मगर एनिमल के सेल में क्यों नहीं पाई जाती। ये सेल वॉल जो है ये आपको पता है कि सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है प्लांट के सेल की, बैक्टीरिया की या एल्गी की। अब ये वहां पे क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, पहले इसका फंक्शन देखना पड़ेगा। ये फंक्शन वहां पे एक तो उसकी जो है वो ये रिजिड किस्म का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो है वो ये शेप फराम कर रही है, शेप फराम करती है और उसको क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसकी जो है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है उस सेल को। मतलब ये है कि ये प्लांट्स के अंदर जैसे कि हायर प्लांट्स है, जो वुडी प्लांट्स है, उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो उनमें या ये एक बोन लाइक स्ट्रक्चर फराहम करने में मदद देती है। जिस तरह के एनिमल्स के अंदर बोन है जो स्केलेटन फराहम कर रहा है, तो ये उनको एक बोनी लाइक स्ट्रक्चर फराहम करने में मदद देती है। मतलब ये कि उसकी स्टेबिलिटी होती है और उस सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। अब अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं है। क्यों है, क्योंकि जो इसने शेप फराहम करनी है सेल को, जो इसने मजबूती फराहम करनी है, वो एनिमल्स ने अपनी इसका मुतबादिल लिया हुआ है, अल्टरनेटिव लिया हुआ है। और वो क्या है, एनिमल्स में एंडोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन है। तो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की मौजूदगी की वजह से ये उसको शेप फराहम कर रही है और उसके बाद जो है वो शेप उसको जो है वो एक स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है। और उसके अलावा ये दो चीजें, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, और तीसरी चीज ये है कि एनिमल्स के अंदर मसल्स जो है पाए जाते हैं और मसल्स की वजह से भी वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखे हुए हैं। अब ये तीन चीजें हैं, एंडोस्केलेटन भी है, एक्सोस्केलेटन भी है और मसल्स की मौजूदगी, इनकी मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड है, उनकी जो शेप है वो मेंटेन्ड है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन्ड है। इनकी वजह से, इसी वजह से सेल वॉल नहीं रखते। अब दूसरी तरफ एक और पॉइंट देखें कि सेल वॉल अगर मौजूद है प्लांट के अंदर तो क्या हुआ है कि प्लांट जो है वो स्ट्रेट जो है वो बड़ी हाइट में चले जाते हैं और हाइट में जाने के बाद वो एक तो हाइट में चले जाते हैं और दूसरी चीज है कि वो मोटाइल भी नहीं है। अब एनिमल्स की तरफ देखा जाए तो एनिमल्स की हाइट ज्यादा नहीं, इसलिए उनको जो है वो सपोर्ट एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन या फिर मसल्स के जरिए मुयस्सर आ जाती है। अगर इनकी भी हाइट उतनी ज्यादा होती जिस तरह के प्लांट की सो मच हाइट होती है, एक ये भी पॉइंट है, तो हो सकता है इनके पास भी सेल वॉल होती, लेकिन इनकी ज्यादा हाइट नहीं है, ये इजीली अपने आप को कवर कर सकते हैं।
उसके बाद देखा जाए कि सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से प्लांट मोटाइल नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन एनिमल्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, इसीलिए इनके पास। और एक ये वजह है कि ये साइंटिस्ट ये भी कहते हैं अगर इनके पास सेल वॉल होती तो हो सकता है एनिमल्स भी प्लांट के सेल्स की तरह एक से दूसरी जगह मूव ना कर पाते और ये भी इमोटाइल होते। तो ये मेरे को ये कुछ क्वेश्चन था जो लोगों के जहन में उठता है, जो मुझसे भी किया जाता है, आप लोगों के जहन में भी उठता है, आप लोगों से भी कोई करता होगा। तो इन क्वेश्चन का जवाब के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने एक लेक्चर की शक्ल में डिलीवर कर दूं। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक भी करें और आगे शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।